हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स का जो टॉपिक है स्क्यूनेस उसको स्टार्ट करेंगे और जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी इसमें स्क्यूनेस के बारे में सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्क्यूनेस क्या होती है, कैसे हम निकालते हैं, काल्कुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियोस आप तक लगातार मिलते रहें। पिछला वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है मोमेंट्स का तो वो ज़रूरी है देखना। उसको देखने के लिए आई बटन में आप उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसको देख ले ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस होता क्या है? स्क्यूनेस एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी डाटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली तो वो उसमें लैक ऑफ सिमेट्री कितनी है ये हमें पता लगाने के लिए स्क्यूनेस फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, जब आपने देखा होगा कर्व जो आप बनाते हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो दोनों तरफ एक जैसा होता है, जैसा इधर है वैसा ही उधर है, तो उसमें सिमिट्री जीरो होती है। तो ऐसे कई बार डाटा क्या होता है, एक तरफ ज़्यादा उसकी जो टेल है वो ज़्यादा लंबी होती है, कभी बार इस तरफ ज़्यादा लंबी होती है, तो उसी चीज़ को हम स्क्यूनेस बोलते हैं। अब ये चीज़ निकालने के लिए और क्या क्या किस किस तरह की स्क्यूनेस होती है, ठीक है, उसके बारे में समझ लेते हैं। जब हमारे पास डाटा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, जैसे आपको पहली आपको शेप दिखाई दे रही है, जो ये पहला डाटा ये सिमेट्रिकल है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर मीन, मॉड और मीडियन तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल रहती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जीरो स्क्यूनेस है, नो स्क्यूनेस है, इसके अंदर कोई स्क्यूनेस ही नहीं है, मतलब डाटा आपका किसी भी एक साइड ज़्यादा झुका हुआ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाता है पॉजिटिव स्क्यूनेस या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस। तो पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस का ग्राफ यहाँ पर नीचे है, इसमें क्या होता है, डाटा आप जो टेल होती है डाटा की ये पॉजिटिव साइड में आपको देखने को मिलेगी, इस पॉजिटिव साइड में ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इन तीनों को आप कंपेयर करोगे तो मीन की वैल्यू मीडियन से और मॉड से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, मीन यहाँ पर होता है, इस साइड में होता है यहाँ पर मीन, तो इसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों से, मीडियन और मॉड से हमेशा बड़ी होगी। अगर हमारे पास ये डाटा एक्चुअली में इसका है ये, ठीक है, मैंने वहाँ ऊपर लिख दिया थोड़ा सा, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए है। नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि जो टेल होती है वो नेगेटिव साइड होती है। टेल नेगेटिव साइड होने की वजह से यहाँ पर जो मीन होता है उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड। तो इस तरह से जब डाटा को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि डाटा सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो उसकी स्क्यूनेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसको मेज़र कैसे करते हैं? ग्राफ से तो आप पता लगा लोगे, लेकिन इनको इसको डाटा से मेज़र कैसे करते हैं? इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। दोनों में आपको डिफरेंस, हमने ये रिलेटिव मेजर एब्सोल्यूट मेजर पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसी सीरीज़ के अंदर, आपको पता होगा अगर। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ सीरीज, एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या होता है कि जिस यूनिट में आपका डाटा होता है उसी यूनिट में आपके पास वैल्यू मिलती है। रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस अगर आपको निकालना है तो इसमें आपको दो डिफरेंट डाटा को कंपेयर करना पड़ता है जिसमें यूनिट्स अलग अलग होती है। तो उनको कंपेयर करने के लिए आप एब्सोल्यूट मेजर से नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको रिलेटिव मेजर निकालना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट मेजर हम कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस में आपको वही पता चलता है कि भाई हमारा जो डाटा है वो कितना सिमेट्रिकल है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पर आप मीन और मीडियन से भी पता लगा सकते हो और आप क्वार्टाइल से भी पता लगा सकते हो। तो एक तरीका होता है हमारे पास एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकालने का, मीन माइनस मॉड या फिर मीन माइनस मीडियन। मीन में से मॉड को माइनस करो या मीन में से मीडियन को माइनस करो। स्क्यूनेस इज पॉजिटिव इफ मीन इज ग्रेटर देन मॉड, ठीक है, एंड इट इज नेगेटिव इफ मीन इज लेस देन मॉड या फिर मीडियन। ठीक है, ये आप वैल्यू निकालोगे, मीन माइनस मॉड निकालोगे या फिर मीन माइनस मीडियन निकालोगे। अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा है पॉजिटिव है, स्क्यूनेस पॉजिटिव है। और अगर मीन माइनस मॉड या मीन माइनस मीडियन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो मतलब डाटा हमारा, उसकी स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव साइड है। तो ये तो मीन मोड से आप इस तरह से पता लगा सकते हो। अगर हम बात करें क्वार्टाइल से कि क्वार्टाइल से आप कैसे पता लगाओगे, तो उसमें जब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हो, ठीक है, Q3 माइनस Q2 ये वैल्यू निकालोगे और Q2 माइनस Q1, तो हमारे पास केस क्या आएगा कि या तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या ये दोनों आपस में नॉट इक्वल होंगे।
अगर डाटा आपका सिमेट्रिकल है तो उस केस के अंदर Q3 माइनस Q2 की वैल्यू और Q3 माइनस Q1 की वैल्यू ये दोनों आपस में इक्वल होगी। और डाटा अगर सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है, तो उस केस में इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं Q3 प्लस में Q1 माइनस 2Q2। यहाँ से तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्क्यूनेस उसकी कैसी है, स्क्यूनेस है भी या नहीं भी है। अगर है स्क्यूनेस तो हम कैसे निकालेंगे, Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2। अगर Q3 माइनस Q2 की वैल्यू Q2 माइनस Q1 से बड़ी आती है तो स्क्यूनेस होगी पॉजिटिव। और अगर Q3 माइनस Q2 की वैल्यू लेस देन होती है Q2 माइनस Q1 से तो स्क्यूनेस होगी हमारी नेगेटिव। ये Q1 Q2 Q3 कैसे निकालने हैं, ये क्वार्टाइल वाला जो हमारा वीडियो था वो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना अच्छे से, ताकि क्वार्टाइल आप कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर अब यहाँ पर आपको डाटा आपका कितना सिमेट्रिकल है कितना सिमेट्रिकल नहीं है पता कैसे चलेगा। अगर स्क्यूनेस की वैल्यू -0.5 से +0.5 के तक के बीच में आए तो हम कहेंगे कि भाई डाटा जो है वो लगभग सिमेट्रिकल ही है। ठीक है, कुछ ज़्यादा उसमें टेल नहीं है। लेकिन अगर स्क्यूनेस की वैल्यू -1 से लेकर -0.5 तक आए तो उस केस में हम कहेंगे डाटा जो है नेगेटिवली स्क्यूड है। या फिर 0.15 से लेकर 1 तक के बीच में आए तो हम कहेंगे जो डाटा है हमारा वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, स्क्यूनेस उसमें पॉजिटिव है। इफ द स्क्यूनेस इज लेस देन -1 तो नेगेटिव स्क्यूड है, ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है और डाटा में जो स्क्यूनेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर भी डाटा नेगेटिव पॉजिटिव होगा स्क्यूनेस में लेकिन बहुत कम होगा। लेकिन अगर वैल्यू -1 से कम आ जाए या +1 से ज़्यादा आ जाए तो उस केस में हम कहेंगे जो डाटा जो है वो हाईली स्क्यूड है, ज़्यादा स्क्यूनेस उसके अंदर है। तो ये तो बात हुई एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस की। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जिसके क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस आप कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस है वो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मॉड और मीन की हेल्प से, मॉड मीन और मीडियन इनकी हेल्प से हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं। तो अब जो फार्मूला रहता है इसमें कार्ल पियर्सन का वो क्या रहता है, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप मीडियन का यूज़ करते हो तो 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन तो आपको दोनों में चाहिए, लेकिन बाकी दोनों में से मॉड हो आपके पास या मीडियन हो, दोनों में से कुछ भी एक चीज़ हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हो। अब इसकी जो वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहेंगे डाटा जो है पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर इक्वल्स टू 0 आती है तो डाटा सिमेट्रिकल है, उसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। और अगर लेस देन 0 है तो हम कहेंगे डाटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन मान के चलो 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है ये। अब इसको इस डाटा की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए जो डाटा आपको दिया हुआ है उसमें क्लास इंटरवल है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70 से 80, 80 से 90। जो फ्रीक्वेंसी है इसमें इतनी है 3, 61, 132, 153, 140, 51 और 2। तो इसके अंदर जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट आपको निकालना है यूजिंग मीन एंड मॉड, यानी ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, मीन निकालना है और उसका मॉड निकालना है। अब मीन निकालने के लिए यहाँ पर हम पहले यूज़ कर लेते हैं, या तो आप देखो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ XI/FI, उसके हिसाब से आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ है ना काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और छोटा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पहले इसकी XI निकालते हैं, उसकी ज़रूरत हमें पड़नी है। 20 और 30 का सम करोगे 50 आ जाएगा, उसको हाफ करोगे 25। 10-10 का गैप है तो यहाँ भी 10-10 का गैप लेके चलो। अब यहाँ पर मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड की बजाय हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं, वो आपको थोड़ा छोटा पड़ेगा इसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालनी है TI, इसकी वैल्यू होती है XI माइनस A डिवाइडेड बाई H। ए यहाँ पर एज्यूम्ड मीन होगा तो इसमें सेंटर वाली वैल्यू देख लो 55 है, तो ये हमारा ए हो गया।
तो इसमें से इसी को ही माइनस करके, और एच एच का मतलब हो गया विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इसकी जीरो ही आएगी। अगर यहाँ पर डाटा आपका यूनिफॉर्म है, गैप बराबर है, तो इसमें वैल्यू को आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जीरो आएगा, फिर यहाँ -1, फिर -2, फिर -3। कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे एक्स आई की जगह यहाँ रखो 25 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे नीचे की तरफ जाओगे तो ये वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए यहाँ पर FI/TI, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 से 122 माइनस 132, 0, 140, 2 पंजे 10 और 3 दूनी 6। इसका टोटल चाहिए आपको, FI का टोटल चाहिए। तो FI का जो टोटल है ये बना हमारे पास 542, और FI/TI का जो टोटल है ये आएगा -15। मीन निकालते हैं पहले। फार्मूला रहेगा A प्लस में सिग्मा FI/TI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H। तो A की जगह 55, ये -15 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 542 इंटू में H आ जाएगा 10। तो ये आपके पास 55, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -150 अपॉन में 542, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है आपके पास 0.27। माइनस करा, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचेंगे 4 और 5, 54.73। ये तो आ गया आपके पास मीन। अब निकालो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको एक कॉलम और चाहिएगा, TI² और फिर FI/TI²। तो TI² तो आ जाएगा आपके पास 9410149। अब इसको मल्टीप्लाई करो FI से, 9 3 27, 4 1 4, 4 6 24 और 132 TI² ये है ना 4, ठीक है, फिर 0, फिर 140, फिर 4 पंजे 20 और 9 दूनी 18। ठीक है, इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल बना आपके पास 765। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आ जाएगा H² ऑफ सिग्मा FI/TI² डिवाइडेड बाय सिग्मा FI माइनस सिग्मा FI/TI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI का होल स्क्वायर। तो H तो आपके पास 10 आ गया, FI/TI का स्क्वायर 765 डिवाइडेड बाय 542 माइनस FI/TI का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225, या भी ऐसे रख लो, -15 अपॉन में 542 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी, 765 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 1.414 माइनस, यहाँ पर -15 का स्क्वायर 225 हो गया, या पहले इसको डिवाइड करके फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बन रही है -0.00005। राउंड ऑफ करके ये वैल्यू है, बाकी वैल्यू तो अभी इसमें और भी ज़्यादा आएगी ये। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बना 10 इंटू में स्क्वायर रूट आएगा 1.41395, और इसकी वैल्यू हुई 10 इंटू में इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बनता है वैल्यू आपके पास 1.189, यानी आ गया 11.89। ये तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब निकालना है इसका मोड। अब मोड निकालने के लिए पहले आपको चाहिए मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल हमारा मॉडल क्लास है 50 to 60। अब मोड का फार्मूला रहता है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो L का मतलब तो होगा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आएगी 50। F1 जो क्लास इंटरवल आपने ली है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है 153,
तो यहाँ रखो 153 माइनस एफ नॉट, इससे पहले जो एफ नॉट है आपके पास उसकी वैल्यू 132, नीचे 2 टाइम्स ऑफ 153 माइनस 132, और F2 होगा इससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी यानी 140, और H हो गया इन दोनों के बीच का गैप। 3 में से 2, 5 में से 3 गए 2, यह आएगा 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, और माइनस 2, 4 3 7 और 2, और ये इनटू में 10 है, इसको यहीं पर ही कर लेते हैं। तो आएगा 50 प्लस में 210 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 7 3, 34। अब यहाँ से इसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी 6.17, तो ये आ जाएगा 56.17। तो मीन आ गया, मॉड आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट, उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं SKP। तो फार्मूला रहेगा मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन की वैल्यू आपके पास है कितनी है, मीन की वैल्यू 54.73, 56.17। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया इसका कितना, कहाँ निकाला था हमने, ये 11.89। तो माइनस करो, 13 में से 7 गए 6, 6 में से 1 गए 5, और उल्टा ये बड़ा इसमें से करना था, 7 में से 3 गए 4, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 4 गए 1, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी -0.12। तो मतलब डाटा हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये हो गया मीन माइनस मॉड से। ऐसे ही जब मीडियन से बोलेगा तो हम पहले मीडियन निकाल लेंगे, बाकी फार्मूला फिर उसका लगा देंगे 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास है वो है बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में ये हमें निकालना पड़ता है क्वार्टाइल के बेस पर। तो पहले क्वार्टाइल्स निकालेंगे, क्वार्टाइल निकालने के बाद फार्मूला लगाएंगे Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन लिख लो या Q2 लिख लो, क्योंकि Q2 की वैल्यू आपको पता है कि मीडियन के बराबर होती है, एंड डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। अगर इसमें भी सेम केस होता है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, इक्वल्स टू 0 आएगी तो कोई स्क्यूनेस नहीं है, लेस देन 0 आएगी तो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे निकालना है। तो क्लास इंटरवल आपको ये दे रखा है इसमें। अब इसमें क्लास इंटरवल को आप लिख लो ऐसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 टू 60। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 11, 12, 23 एंड 4। अब यहाँ पर आपको Q1, Q2, Q3 पहले ये निकालने हैं, और इनको निकालने के लिए तो आपको अब निकालना पड़ेगा यहाँ पर इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले इसकी CF निकाल लेते हैं। तो CF आएगी इसकी 3, 3 प्लस 7 10, 21, 21 और 12 33, 33 रहेगा आपके पास 56 प्लस में 4 यानी 60। इसका जो टोटल है ये भी 60 होना चाहिए, दोनों मैच करेंगे तो मतलब आपका टोटल ठीक है। अब पहले हम निकालते हैं Q1। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू तो है 60, तो फॉर Q1 के लिए आपको चाहिए होता है n/4, तो 60/4 यानी 15। अब आप डाटा में देखो कि भाई 15 आपके पास यहाँ पर है या नहीं है, तो 15 तो यहाँ पर है नहीं आपके पास। तो 15 से जो अगली वाली टर्म है 21, उसकी जो क्लास होगी 20 to 30। ठीक है, इस क्लास के हिसाब से हम करेंगे ये, तो इस क्लास के हिसाब से हम मीडियन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास इसकी जो क्लास बन गई वो क्या बन गया, क्लास इंटरवल हो गया 20 से 30। अब यहाँ पर क्वार्टाइल का जो फार्मूला लगाएंगे तो ये होता है L प्लस में n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो वैल्यूज आपके पास L का मतलब है लोअर लिमिट, तो वो 20 है, n/4 आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो 15। CF आपको ये वाली नहीं लेनी होती, इससे पिछले वाली लेनी होती है, ये हो जाएगी 10। फ्रीक्वेंसी आपको इसी की लेनी है 11, और H कितना दे रखा है इनके बीच में गैप 10।
तो ये आ गया 20 प्लस 15 में से 10 गए 5, 5 हम 50, 50 बटे में 11, तो 50 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 4.55, तो ये 24.55। ठीक है, ये हो गया आपके पास Q1। फिर निकालो Q2। तो Q2 के लिए क्या करना होता है आपको, n/2 निकालना होता है। तो 60/2 30 आ गया। अब यहाँ पर CF में देखो 30 कहाँ पर है, 30 अगर नहीं है तो उससे अगली टर्म देखेंगे 33 है, तो इसमें मीडियन क्लास आपको ये लेनी है। ठीक है, क्लास इंटरवल इसका 30 से 40, इसके हिसाब से हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो Q2 का फार्मूला क्या रहेगा, L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, जो मीडियन का फार्मूला होता है वही। तो L की जगह आपके पास यहाँ पर 30 है, n/2 हो जाएगा आपके पास कितना 30, CF 21 लेंगे, F इसके सामने वाली ही लेंगे, और H हो गया इसमें भी 10। तो यह आ जाएगा 30 प्लस 30 माइनस 21, 9 आएगा, 9 10 जा 90, 90 अपॉन में 12। ठीक है, ये 3 से कट भी जाएगा, 2 से और कट जाएगा, तो 7.5 आएगा, यानी आ जाएगा 37.5। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास Q2 की। ठीक है, अब निकालते हैं Q3। तो Q3 के लिए आपको निकालना पड़ेगा 3n/4, यानी 3 इंटू में 60/4, तो यह आ जाएगा 45। तो इसके लिए जो क्लास इंटरवल आएगा 45 तो इसमें है नहीं, तो 45 से अगला 56 है, तो ये क्लास इंटरवल लेंगे 40 to 50। इसके हिसाब से बाकी चीज़ें डिसाइड करके Q3 की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला रहेगा L प्लस में 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L आ गया 40, ये आएगा आपके पास 45 माइनस CF इससे पहले वाली लेंगे 33, F इसी की लेंगे क्या था हमारे पास 23 इंटू में H। तो 45 में से 33 माइनस कर दो, 5 में से 3 गए 2, यानी 12, 120, 120 को आप 23 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बन रही है आपकी 5.22। तो ये बन गया 45.22। तो आपके पास Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया और Q3 भी आ गया। अब आपको निकालना है बोलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो SKB फार्मूला क्या रहेगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। Q3 आपके पास आया है 45.22, Q1 है 24.55, 2 टाइम्स ऑफ Q2 37.5 डिवाइडेड बाय 45.22 में से 24.55 कर दो माइनस। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, 7, ये भी 7, 4 5 9, 4 और 2 6, माइनस इसका डबल कर दो, तो 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7। नीचे आ जाएगा माइनस करके, 12 में से 5 गए 7, 11 में से 5 गए 6, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2। इसको माइनस करोगे इसमें से इसको, 10 में से 7 3, 9 में से 7 2, 14 में से 9 गए 5। डेसिमल दोनों के कैंसिल हो जाएंगे और डिवाइड करने के बाद वैल्यू बचती है -0.253, यानी ये डाटा भी आपका नेगेटिवली स्क्यूड है। तो इस तरह से आप बोलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हो। अब तीसरा जो होता है हमारे पास ये होता है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर मोमेंट्स पढ़ा था, उसका यूज़ करके भी हम स्क्यूनेस फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या फार्मूला है, ये मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में कहता है कि आप इसमें सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट इसमें आप यूज़ करते हैं। ठीक है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम पियर्सन फर्स्ट बीटा या फर्स्ट गामा कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये गामा 1 की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 होती है। और इसका जो फार्मूला रहता है यह आ जाएगा μ3 डिवाइडेड बाय μ2 का होल क्यूब और फिर उसका स्क्वायर रूट। यानी जो बीटा 1 है इसका ये फार्मूला रहता है μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब। आप बीटा 1 की वैल्यू निकाल लो और उसको यहाँ पर पुट कर दो,
और इसका स्क्वायर रूट करो। बीटा वन की जो वैल्यू होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसकी हेल्प से हम स्क्यूनेस फाइंड नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, इसलिए हम गामा वन की हेल्प लेते हैं। अब गामा वन में दोनों साइन होते हैं, प्लस माइनस। अब यहाँ से प्लस लेना है या माइनस लेना है ये डिपेंड करता है कि आपकी म्यू थ्री की वैल्यू क्या है। अगर म्यू थ्री पॉजिटिव है तो गामा वन भी पॉजिटिव होगा, और म्यू थ्री अगर नेगेटिव है तो गामा वन भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर आपके पास डाटा अगर सिमेट्रिकल होता है तो उसके अंदर बीटा वन की वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर ही आती है, उसके अंदर कोई स्क्यूनेस होती नहीं है। अब यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें कहता है कि जो सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको ये गिवन है, निकालने भी पड़ सकते हैं। निकालने कैसे होते हैं पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या चारों के चारों सेंट्रल मोमेंट आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास म्यू टू की वैल्यू दे रखी है 9.2 और म्यू थ्री की वैल्यू दे रखी है -3.6। फाइंड द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा वन एंड गामा वन। तो पहले तो आप बीटा वन निकालो। अब ये बीटा वन निकालने को बोल रहा है तो आपको बीटा वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बीटा वन का फार्मूला म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब, तो यानी -3.6 का स्क्वायर करेंगे और नीचे 9.2 का क्यूब कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये आ रही है 12.96 इसका स्क्वायर, और इसका 9.2 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू है 778.688, और उसको डिवाइड करके वैल्यू बनी आपके पास 0.017। अब उसके बाद हम गामा वन निकालेंगे। अब क्योंकि इसने म्यू थ्री आपको दिखा रखा है यहाँ पर कि बिकॉज म्यू थ्री इज नेगेटिव, तो इसलिए जो गामा वन की वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव होगी, नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बीटा वन। अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव कर दो, यानी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.017। अब इसकी अगर आप वैल्यू निकालते हैं 0.017 का स्क्वायर रूट तो आएगा -0.129। ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा गामा वन का। ठीक है, अभी डाटा भी नेगेटिवली स्क्यूड है क्योंकि यहाँ पर भी आपको नेगेटिव साइन दिया हुआ है। तो ये हो गया आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कर्टोसिस के बारे में, कि कर्टोसिस क्या होता है, क्या इसका फ़ायदा होता है, क्या उससे हम पता लगाते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।